नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मोदी सरकार के 9 वर्ष, कितना बदला भारतवर्ष। यह बहस हर रोज आपके घर में होती होगी, चाय की दुकानों पर होती होगी, दोस्तों की महफिलों में होती होगी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती है। तो हमने भी सोचा क्यों ना मोदी सरकार के 9 साल पर एक बहस टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में भी की जाए, लेकिन वैसी नहीं जैसी कि गली चौराहों पर होती है, बल्कि ऐसी बहस जिसमें सार्थक तथ्यों पर बात होगी, तर्कों पर बात होगी, जिसमें चीखना चिल्लाना नहीं होगा, बल्कि अपने अपने पक्ष को तसल्ली से समझाना होगा। तो चलिए सरकार और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में बुलाते हैं हमारे 2 खास मेहमान, राज्यसभा सांसद और जोरदार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। स्वागत है आपका सुधांशु जी। मेरे साथ है कांग्रेस की विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी। सुप्रिया जी, स्वागत है आपका। आइए प्लीज, सुप्रिया जी आइए। सुप्रिया जी और सुधांशु जी स्टूडियो में आ गए, जोरदार तालियां हो। आइए सुधांशु जी। तो एक सार्थक बहस हम करने जा रहे हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल है, शुरुआत करूंगा मैं आपसे सुधांशु जी। आप अपना पक्ष रखिए और बताइए कि पिछले 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो देश में उससे पहले नहीं होता था। ऐसा क्या हुआ कि आज के भारत को आप न्यू इंडिया कहते हैं? इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा कि 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए और मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन should be considered as India's second tryst with destiny, and it should be considered with the day on which Britishers finally left India। क्योंकि उसने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक ऐसे लोगों का शासन रहा जिनकी विचार और प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे दल या संगठन के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। अब हुआ क्या उसके आने के बाद? 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता मिला, 55 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में यानी जिसमें स्वास्थ्य का बीमा था उससे कवर हुए, 5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। हर गांव में बिजली पहुंची। वो लोग भी करने का प्रयास कर रहे थे। कई, देखिए मैं कहता हूं 3 प्रकार के कार्य होते हैं। एक जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया, ज्यादा तेज गति से किया, ट्रांसपेरेंसी से किया। कुछ जो पिछली सरकारें सोच रही थी और हिम्मत नहीं कर पाई वो किया, और कुछ जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई। तो बिजली, पानी, सड़क, उसमें हमने क्या किया, सारे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। जो इन्होंने सोचना था मगर कर नहीं पाए, जैसे जीएसटी, हमने वो इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तीसरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोच भी नहीं पाए होंगे, जैसे सोलर एनर्जी में भारत बहुत आगे बढ़ा, वो तो एक अलग बात है, मगर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में होगा, यानी हम विश्व में सौर ऊर्जा के नेता बन के उभरेंगे। यह किसी को समझ में नहीं आया होगा। यह बदलाव हमारे टाइम में आया। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपए थी, अब 1,82,000 रुपए हो गई, यानी डबल हो गई। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर की दुनिया में देश बन गए। कार मैन्युफैक्चरिंग में भी 3रे नंबर के देश बन गए। सौर ऊर्जा में हम बहुत आगे निकल गए। और बाद में कहूं क्या बदलाव आया? आज श्री राम जन्मभूमि का उभरता हुआ मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, और इतना ही नहीं, उभरता हुआ भारत की शक्ति का प्रतीक नया संसद भवन देखिए। तो यह बदलाव आया कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। सुप्रिया जी, इन्होंने एक बहुत लंबी फहरिस्त बताई कि इन्होंने क्या क्या किया। उसमें अंडरलाइनिंग पार्ट ये भी था कि कौन सी चीजें जो आपने सोची आप नहीं कर पाए, और कौन सी चीजें जो आपने सोची नहीं वो भी इन्होंने कर दिया। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ये न्यू इंडिया नहीं है। आपका तर्क क्या है? नाकामी के 9 साल, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये 9 साल अद्भुत थे क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे जुमले हमने सुने जो हमने कभी नहीं सुने थे। मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। आज हर व्यक्ति बैंक जा रहा है अपना 1 या 2 या गड्डी 2000 की बदलने के लिए। जो 7 साल अपना लाया हुआ रुपया नहीं चला पाए, वो 70 साल का हिसाब मांगते हैं और 9 साल का सीना ठोक रहे हैं। ये इनकी असलियत है। अब आपको मैं क्रमवार तरीके से बता देती हूँ इस देश ने क्या देखा।
इस देश ने 9 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखी, और बेरोजगारी ऐसी देखी कि जब आप सरकार से सवाल पूछिए तो इस देश ने सुना पकौड़े तलो। इस देश ने महंगाई देखी, और जब महंगाई का मुद्दा उठाया गया तो कहा गया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। इस देश ने सुना, आगे सुनिए, इस देश में बोला गया 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 83% जनता की आय कम हो गई है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है फ्रंट पेज की, जिसमें पूरी तरह से अंकित है कि एग्रीकल्चर लेबर, नॉन एग्रीकल्चर लेबर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 2014 से उसकी आय नेगेटिव हुई है। यह इनके कीर्तिमान है। लेकिन अब क्योंकि बात हो ही रही है, जो तथ्य इन्होंने दिए, कार मैन्युफैक्चरिंग 1 2 3 नहीं 7 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स भारत में अपनी दुकान बंद करके चले गए। चाहे वो जीएम मोटर्स हो, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एनफील्ड हो, अपनी दुकानें बंद करके चले गए क्योंकि उनको भरोसा नहीं है सरकार की नीतियों पर। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इस देश ने एक चीज बहुत बड़ी देखी। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन अतिक्रमण करके बैठा है तो प्रधानमंत्री लाल शर्ट पहन के उनकी जी हजूरी के लिए अपने खाने की थाली छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो चीन को सबक सिखाने के बजाय 3 साल से चीन को अपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन और हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन है। इस देश ने मिजोरम और असम के बीच में गोलियां चलती हुई देखी। इस देश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में तनातनी देखी, जहां पर भाजपा की शासन है भूमि को लेकर। इस देश ने मणिपुर को जलते हुए देखा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के मुंह पर एक जरा सी शिकन नहीं देखी। इस देश ने तैरती लाशें भी देखी। यह देश सब कुछ देखता है, और अब देश यह भी देख रहा है कि भारत के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। और भारत का संसद क्या है यह हमारा संविधान बताता है। अनुच्छेद 79 क्लियरली कहता है इंडियन पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति को दरकिनार करके ये मोदी शो जो हो रहा है ये भी देश देख रहा है। किराए के लोग ले जाकर जो बाहर शो होता है वो भी देश देख रहा है। और यह देश आज एक सवाल पूछ रहा है, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने, आपने कहा दलित राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, अच्छी बात है। उनको शिलान्यास के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? क्या राष्ट्रपति का हक नहीं है? आज एक अनुसूचित जनजाति की महिला इस देश की राष्ट्रपति है, उनको इस हक से वंचित क्यों किया जा रहा है? ये सवाल सब पूछ रहे हैं। और आज इतिहास बन रहा है, और मैं अपनी बात यही कहकर खत्म करती हूं कि इतिहास मोदी जी को लगता है इमारतों से बनता है। जी नहीं, इतिहास ना इमारतों से बनता है, ना 9 साल में बनता है। इतिहास तब बनता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आप रोना नहीं रोते, अपना दुखड़ा नहीं रोते, आप आईआईटी, एम्स, आईएससी, बार्क, इसरो जैसी संस्थाएं बनाते हैं। इतिहास तब बनता है जब आप जय जवान जय किसान का संकल्प लेते हैं। इतिहास तब बनता है जब विश्व की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते और विश्व का भूगोल बदल देते हैं। इतिहास तब बनता है जब 19वीं सदी के भारत में आप 21वीं सदी की आईटी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की नींव रखते हैं। इतिहास तब बनता है जब 1991 में आप अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं और ग्लोबलाइजेशन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। इतिहास तब बनता है जब 2004 से 14 के बीच आप 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर खींचते हैं। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून लाते हैं। एक ऐसा अधिनियम बताएं जो लाए हैं। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी की सीमा के नीचे ढकेलने का काम किया है। यह इनके 9 साल का फलसफा है। कोई एक ऐसा अधिनियम बताइए जो आपने जिसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए हो। सुप्रिया जी ने आपको चैलेंज किया है, सुधांशु जी अभी इनके और उसमें यही अंतर है। ये नियम बनाते थे, मोदी सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किए हैं जो रिडंडेंट, अप्रासंगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए बने हुए थे। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। एक अमित शाह जी ने मुझे स्वयं बताया था कि जब वो गृह मंत्री बने गुजरात के, तो जानते क्या था? 1965 की लड़ाई के समय गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ, तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुब्बारा नहीं आया। अरे भैया, सैटेलाइट का जमाना आ गया और गुब्बारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था। ऐसे एब्सर्ड रूल्स को हटाने का काम किया। यह हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब जो इन्होंने बोला, अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं, बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा ये हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत
दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा। हमारी सरकार आने से पहले हमारा ग्लोबल जीडीपी में 2.4% का हिस्सा था, अब 9% से ऊपर का। और इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं। सुनिए, जब मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, जब हमारी सरकार आई तो हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है, दूसरे नंबर पे, अब नंबर 1 पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे। आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं। वो बनाने वाले कोई थोड़ी है, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। 37 किलोमीटर पर डे अगर रोड बन रही है तो ये भी कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा है, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे। 3.5 करोड़ मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास, वो भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे। उसके लिए भी ऐसी क्या जरूरत थी? कार मैन्युफैक्चरिंग में आज 7.5 करोड़ परिवार भारत के ऐसे इनके पास कार हो गया, वो कार भी किसी ने आके हवा में बना दी होगी। इसलिए, और इन्होंने कहा विदेशी कंपनियां चली गई, बिल्कुल, अरे हमारी देशी कंपनियां अब उस लेवल पे आई। महिंद्रा एंड टाटा ने आर्सेलर को खरीद लिया, दुनिया की टॉप की कंपनियों में से एक आर्सेलर को खरीद लिया। मगर अब क्या बताएं, अब ये कहते हैं चीन के अतिक्रमण की बात। अब जिनके दिमागों के ऊपर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, अब उसके लिए क्या करें? चाइना को हमने, अब ये लोग ये बहुत सेंटेंस बोलते हैं, चाइना को हमने, चाइना के शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। बताएं कैसा झूला झुलाया उन्होंने? आज मैं पूछूं, चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े हैं? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया। वो झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। और इन्होंने कहा बदलाव आया। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं आपसे पूछता हूं 2014 से पहले देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र था धमाके नहीं होते थे? आतंकवादी हमले, चंडीगढ़ में धमाके, दिल्ली में धमाके, बंबई में धमाके, पुणे, नासिक, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सी ऐसी जगह थी? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, पार्क पे जाइए तो लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो सकता, बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए धमाका हो सकता। और उसके बाद 26/11 के हमले के 9 महीने बाद शर्म एल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है। यानी हम मान लेते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। और क्या कहते हैं? आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। यह शर्म एल शेख जुलाई 2009, 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है 26/11 के। और हमने क्या कहा? मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगी। और उससे यह बदलाव आया। और हमने हासिल क्या किया? हमने हासिल वो किया जो सन 71 के समय में भी आपको सुनने में नहीं मिला होगा। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के सांसद ने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ को का कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब, देन फॉरेन मिनिस्टर, आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये पैर कांपते तो किसी ने भी नहीं सुने थे। और इन्होंने कहा भारत का भूगोल हां बदला था। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रस्ताव पारित करके भारत के 3 टुकड़े हुए थे, मतलब उस समय 2 ही टुकड़े थे। ये एआईसीसी के रेजोल्यूशन में पास हुआ। और मैं ईमानदारी की बात मानता हूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी मैं मानता हूं कांग्रेस सरकार ने शुरू की, और वो एक अच्छा कदम था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिससे देश आगे बढ़ा। मगर उस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद उनको एआईसीसी में उनका शव तक नहीं रखा गया। और तीसरी बात अंत में कह दूं, इन्होंने बात कही जय जवान जय किसान। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शानदार काम किया। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ शुरू हुआ। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, इसे सिर्फ संयोग माने या कोई रहस्य था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा दोनों की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई, और रहस्यमय तरीके से, और दोनों में से किसी चीज की जांच नहीं हुई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो परिवर्तन किए हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है। अब भारत एक समृद्धशाली, मजबूत, स्वाभिमानी, गौरवशाली राष्ट्र है, जिसमें इतना बित्ते भर का भी विदेशी प्रभाव नहीं है। सुप्रिया जी, इनका यह कहना है कि आपने सिस्टम्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, बहुत जटिल कर दिया था, हमने उनको आसान कर दिया। सुधांशु जी का यह कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका यह भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विज़ावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे टेक क्या है? अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप
यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करिए और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। आपको मैं बताती हूं, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन अभी। पिछले 2 हफ्तों में राजौरी में और पुंछ में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान राजौरी में और 5 पुंछ में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। आपको क्या लगता है, आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है तो वो बंद हो जाएगा? उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? आप मौन क्यों हैं? 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले 2 हफ्तों में। 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गलबैया कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं चीन के साथ, साबरमती में बैठ के शहनाई सुन रहे हैं। ये बात करेंगे चीन पर? 18 बार प्रधानमंत्री चीन में गए, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है तो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? यह सवाल मैं पूछती हूं, यह सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की शहादत हुई है। इन्होंने कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं? अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर? ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं? उन लड़कियों के आंसू देखकर, और आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का ये न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सेवई खाने या बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब? मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। साहब हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए, और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का मुलजिम पाया जाता है। आप अब महिलाओं की बात कब करिएगा?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। जवाब दे दूं। पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब, असेंबली होती है, वैल्यू एडिशन निगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? अगर कहीं पर कोई आपको असेंबल करने को देता है तो अपना प्रोडक्ट देते तो आप उस पर सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। $1 बिलियन का हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी, अरे भाई आपने जुमलों के सरदार आप लोग हैं भाई। हमने आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी, अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा। उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए, पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। इसलिए अब महिला की बात करता हूं, बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं। 14 साल वो लोग जेल में रख के आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। हमारे यहां किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूं, वो कहां गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण किए रहे, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था, उससे इनको वोट मिलने थे। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। और आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं, ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र वो है। अब लास्ट में एक बात कहता हूं, कर्नाटक बात कही, बिल्कुल अच्छी बात है, पर मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, हम हारे और ये जीते, पर पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जाकर ये कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सारे संस्थान अब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जो आपने कहा आपके पक्ष में आए, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं, आप डेमोक्रेसी से जीते हैं कि नहीं कर्नाटक में? मेरा मानना है कि अगर हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कर्नाटक में हारे हैं, कांग्रेस को ईमानदारी से क्षमा मांगनी चाहिए कि आगे से हम अपने राजनीतिक हित के लिए विदेश की धरती से जाकर कभी इस देश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, आज मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक को घायल नहीं हुआ। यह होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए, उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान
वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय, सुनिए। और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह कह के आपने उनको भोथरा करने का प्रयास किया। और कर्नाटक में आज क्या हुआ? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। सुधांशु जी एक बात दूसरा मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड, प्रतिबंध लगा के दिखाइए। राइट टू रिस्पॉन्ड। हाँ बिल्कुल आप करिए। मैं एक आप ही के एक सवाल को उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं ले लूं 1 मिनट फिर आपके पास आना हूं। उन्होंने पहलवानों का जिक्र किया और उसको उन्होंने महिलाओं से जोड़ा। बजाओ ताली, पहलवान बैठे 1 महीने से, बजाओ ताली। ये यहाँ देश पर की बेटियां न्याय मांग रही हैं, बजाइए ताली। सुप्रिया जी बजाइए। नहीं, मैं तो जनता से पूछना चाहती हूँ, देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं, क्या तो निर्लज्ज ताली बजा रहे और बजाओ ताली। क्योंकि उसमें से कोई सवाल ये बेटी और बहन निकल हो सकती है। अरे बोलना चाहिए, सुधांशु जी, महिला होकर तो बोलूंगी ना। उसके लिहाज आप तो से कट गए कुछ क्वेश्चन से। आपकी सरकार क्या कर रही है? ये सरकार के सामने एक चुनौती है। ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ मैं बताता हूं, इसकी तो जांच हो रही है, जांच कोर्ट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कर रही है, उसका इंतजार नहीं है। मगर ये बताइए, केरल में जो लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही हैं, वो तो फेक स्टोरी है। महिला सम्मान सब गायब, वहां पे महिला सम्मान गायब। और यहां जो जांच हो रही है कोर्ट के निर्देश में हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना है और ताली बजाना है और वहां कहना। जबकि इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, वहां महिला नहीं, न कश्मीर में चिंता महिला की, न केरल में चिंता। और जहां पर जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं, सारी चिंता वहीं पे दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहते हैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा, आगे मैं नहीं बोलूंगा, वो गाना आप लोग जाके देख लीजिएगा। सुप्रिया जी, क्या ये बात आप डिनाई करेंगी कि टेररिज्म का जवाब बहुत ही तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से दिया जा रहा है और इसकी धमक और गूंज हर जगह सुनाई देती है? क्या आप इस बात को डिनाई करेंगी? कौन सी धमक और कौन सी गूंज? मैंने रजौरी और पुंछ 2 हफ्ते पहले हुए टेरर अटैक्स के बारे में बात करी है। हमारे 10 जाबाज की शहादत हुई है। कौन सी गूंज आपको सुनाई दी है? सरकार ने उसको स्वीकारा तक नहीं है, एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोला गया। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए उस बात को। इन्होंने महिलाओं पर बात करी और कहा जांच हो रही है। मेरे जानकारी के अनुसार और मुझे जितना सार्वजनिक जीवन के बारे में पता और लोगों को देखा है, सार्वजनिक जीवन में लोक लाज और नैतिकता से सरकारें चलती हैं। लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और इनका सांसद आज भी कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। क्यों है भाई? लोक लाज तो यह कहता है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेंशन। निकालिए उनको, आने दीजिए रिपोर्ट। अगर साफ होगा तो दोबारा अपने पद पर आ जाएंगे, नहीं होगा तो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 महीने से बेटियां बैठी हैं। मैं आपसे पूछती हूं, महिला बाल विकास मंत्री बहुत चिघाड़ती हैं, मुंह खोल खोल के फाड़ फाड़ के गला, एक शब्द नहीं बोलेंगी। वित्त मंत्री महिला एक शब्द नहीं बोलेंगी। तमाम महिला सांसद एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे विनेश तो मेरे घर की बेटी है, आज पूछने उससे आप गए। और एक बात जनता की जानकारी के लिए सबको बता दूं, प्रधानमंत्री को तो इस यौन शोषण के बारे में 2021 से पता है। विनेश फोगट ने पब्लिकली कहा है, मैंने प्रधानमंत्री को जाकर सारी बातें बताई थी। क्यों प्रधानमंत्री चुप है? ऐसी क्या फंसी है इन लोगों की बृजभूषण शरण सिंह से, ये मैं जानना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यूपी से आती हूं तो थोड़ी राजनीतिक समझ रखती हूं, थोड़ी वहां पकड़ है। मुझे ऐसा लगता है ये बाबा और अमित शाह की जो तनातनी है उसके बीच का मामला है ये, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है बृजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन ये दुनिया और ये देश देख रहा है कि अगर हमारी सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ, जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है। उनको पिटवाया भी दिल्ली पुलिस ने। उनकी एफआईआर भी तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार ने और उनकी पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। और अब मैं 2-4 बातें, क्योंकि इतना लंबा मैंने प्रवचन सुना, आरएसएस को बैन करने पे आपको बड़ी आपत्ति। आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था और ये कहकर किया था कि वो देश के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या।
यहां पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए, 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता हैं और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक हैं। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। एक बात मैं और कहूंगी, यहां पर कश्मीर के बारे में बड़ी चिंता जताई गई। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से, मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोगों को पता है, पिछले 1.5 साल से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मिलना चाहते हैं, उनको करंट के तारों से रोका गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, राहुल भट्ट की चुन के हत्या हुई, एक शब्द नहीं, मिस बाला टीचर की चुनकर हत्या हुई, 10 हत्याएं हुई हैं पिछले 9 महीने में, एक शब्द नहीं है भाजपा का। लेकिन जब कश्मीर फिल्म का प्रमोशन होता है तो सारी संसद लग जाती है इनकी, इनके प्रधानमंत्री करने लगते हैं। केरला की बात कर रहे हैं, क्या था केरला का? 30,000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा? 3 महिलाओं की कहानी है, 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है कि कर्नाटक ने आपको एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और मेरे लिए वो संदेश बहुत ही प्रखर है और बहुत ही प्रबल है। कर्नाटक ने ये कहा है कि जब आप कर्नाटक आएंगे ना तो हमारे मुद्दे की बात करिए, यहां पर आकर ये प्रोपेगेंडा केरला फिल्म को मत प्रपोजित करिए। और कर्नाटक ने एक और बात कही है, कर्नाटक ने कहा है कि ये देश अमन, शांति और मोहब्बत चाहता है और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे तो ये देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभल पा रहे हैं कि क्या करें आप, जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की है। आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है कहिए। अगर राहुल गांधी आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपकी पूरी कैबिनेट, आपके सारे चरण चुंबक, आपके जितना गोदी मीडिया है, एक साथ मिलकर उनको अटैक नहीं करता। मुझे लगता है कर्नाटक ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है। अगर आप इस देश के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है तो हम आपके पीछे मुस्तैदी से खड़े हैं। ना पढ़ना चाहिए या आप जी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को अगर आप पॉलिसी से जोड़ रही हैं तो फिर क्या यह समझा जाए कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव होते हैं, कुछ चुनाव हम हारते हैं, कुछ हम जीतते हैं। तो क्या ये माना जाए, आप जैसे कर्नाटक का संदेश बता रही हैं, वहां का क्या संदेश है? मेरी बात सुनिए, क्या ये माना जाए कि देवभूमि ने हिमाचल में इनको रिजेक्ट कर दिया है? अरे लोकतांत्रिक परंपरा से चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। तो मुझे ये बताइए फिर कर्नाटक, जब आप बता रही हैं, मेघालय में इनकी सीट कम हुई, आपका ये कहना है कि कर्नाटक से संदेश गया बीजेपी को, तो उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और गुजरात से कांग्रेस को क्या संदेश? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को गलत कोट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ तो हम एक जीते। और चलिए उत्तर प्रदेश और गुजरात बता दीजिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को बहुत मजबूत और बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन एक ये भी सच है कि आज दक्षिण ने इनके लिए द्वार बंद कर दिए हैं। दक्षिण कह रहा है नो वे, यू आर नॉट एंटरिंग आवर प्रेमिस। आप ना समझना चाहिए तो वो आपकी दिक्कत है। आपको लगता है कि आप वेष्टी पहनकर और अंगवस्त्रम डाल के लोगों का मन जीत लेंगे, नहीं। लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। और क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर एक बात कही गई कि हमारी अर्थव्यवस्था ये हो गई, लंबा हो गया सर। नहीं, एक मिनट, असलियत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है इंडिया ने यूके को ओवरटेक कर लिया। हाँ, हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आपको पता है यूके का परचेजिंग पावर पैरिटी, हर व्यक्ति की जो औसतन खरीदने की क्षमता या आय कह लीजिए कितनी है, यूके की जो औसतन क्षमता है वो $50,000 है, इंडिया की $7,000 है, करीब 7 गुना ज्यादा। अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा, $70,000 है, हमारी $7,000 है। जर्मनी $60,000 है, हमसे 8.5 गुना दुगना।
तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यही देखिए, आपने जो दिक्कत होती बताया है कि आपको असलियत समझ में नहीं आती। मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी दिखा देता एक हूं। मिनट में सर, एक प्लीज बोलो। ओके, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आईएमएफ ने कहा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा भाई। अरे भैया, कुछ उसी में भी परचेजिंग पावर। अरे भाई, आईएमएफ में तो डॉक्टर सर, मनमोहन सिंह रह चुके हैं। सुधांशु जी, आप समझ नहीं पाए। एक मिनट, आप एक आप दिन आइए, लोगों मैं आपको ने इकोनॉमी देखिए, समझाती हूँ। मैं जो डेटा बता रहा हूँ वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। पेइंग पावर पैरिटी में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और जानते हो क्या होता है? जो लोग अमेरिका गए होंगे उनको पता होगा, ये बोतल जानते हैं कितने की मिलती है? $1.5 की। यहाँ 120 रुपए की मिलती है क्या? परचेजिंग पावर 120 रुपए की मिलती है क्या? इसलिए परचेजिंग पावर पैरिटी में तो हम तीसरे नंबर पे हैं, सुप्रिया जी, अमेरिका चाइना के बाद। सुप्रिया जी, सुधांशु जी, एक मिनट। लच्छेदार नहीं, मेरा फैक्ट मैं कुछ फैक्ट दिखा रहा हूँ। 10 रुपए की मिलती, वहाँ 120 रुपए की मिलती है। सर, अर्थव्यवस्था एक पर मिनट। बोलते हैं तो कल मैं लच्छेदार बातें कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूँ। आइए जरा, प्रति व्यक्ति भैया मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसी के आपके पास ही आ रहा हूँ। आप भैया जवाब तो देने दीजिए। आप जवाब भैया ने क्या एक मिनट मुझे दिखा लीजिए। जवाब है क्या आपके पास? एक मिनट दीजिए, 2 मिनट का तो जवाब देने मैं आपके पास पक्का आ रहा हूँ। एक मिनट दीजिए, दिखाइए जरा, प्रति व्यक्ति आए दिखाइए, जवाब नहीं, जलेबी बनाएंगे। दिखाइए। ये देखिए, अब जो मैं आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूं 2014 और ये आपके सामने 2023 प्रति व्यक्ति आए 86,467 और 1,72,000। सुप्रिया जी, आपका रिएक्शन। निशाद जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इकोनॉमी की हम तीनों के बीच में 2 जगह कमी लग रही है मुझे। सॉरी, मैं आपको भी मित्र कोई बात नहीं, बताइए आप। 84,000 थी 2014 में। अगर आप 2004 में देखिएगा तो और कम थी। प्रति व्यक्ति आय तो जब इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, बढ़ेगी। आपको लाइक्स टू लाइक्स कंपेयर करना है। मैं आपको समझाती हूं। हिंदुस्तान में एवरेज आय क्या है? $7,000। दिस कन्वर्ट्स टू $7,000 रफली। अमेरिका में क्या है? $80,000। यूके में क्या है? $50,000। तो जब हम कहते हैं ना कि हम उनसे बढ़ गए, हाँ हम बढ़ गए, लेकिन हमारी एवरेज आय क्या है? हमारे यहाँ एवरेज पॉवर्टी का रेट। सुधांशु जी, अब आप अपना जवाब दीजिए। आय क्या है? ओके, सुधांशु जी, एप्पल से पहले ही कंपेयर करना चाहिए। यहाँ आदमी 70-80 रुपए में भी जाके नाश्ता कर सकता है। अमेरिका में दिखाइए कोई जहां $1 में नाश्ता हो सकता हो। चुनौती से कहता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, ये जो इकोनॉमिक, इसीलिए अगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये चीजों की रेटिंग दे रहे हैं तो, और मजे की बात देखिए, उस पार्टी से सबसे ज्यादा विदेश भ्रमण करता है जिनका नेता, विदेश में जाकर ज्ञान देता, उसके बाद उनको नहीं पता। खैर, मगर आपने देखा पूरे प्रवचन में केरल से मुंह मोड़ ले गई। केरल पे नहीं बोला। केरल पे आपकी बखिया उधेड़ के रख दी, मुंह क्या मोड़ लिया? बताया तो सुप्रीम कोर्ट में उधेड़ी, अभी तो बता रहे थे। आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्ब नहीं किया। वो बीच में इंटरजेक्ट नहीं कर रहे। तो मूवी में कहानी है। और सुनिए, 300 के बारे में केरल के मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं, इनको वो सुनाई नहीं पड़ता, जबकि ये नेता प्रतिपक्ष से। और वो कौन थे? लव जिहाद शब्द हमने नहीं प्रयोग किया है, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने यूज किया। इनके सीएम ओमन चांडी ने यहां कह रही हैं कि जांच का इंतजार नहीं करो, कार्रवाई कर दो। केरल में जांच हो चुकी। केरल एसटीएफ ने 5,000 केसेस की स्टडी करके केरल के हाई कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की। हाई कोर्ट ने, और अगर ना हो तो जाइए चेक करिए, 9 दिसंबर 2009 शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, उसमें पॉइंट नंबर 16 पे पढ़िए। कोर्ट क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जिसे कुछ लोग रोमियो जिहाद और लव जिहाद कह रहे हैं, ताकि मुस्लिम लड़कों की तरफ से। और ये केरल की आपकी सरकार की जांच की रिपोर्ट है कि सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी, और जिसके चलते हुए मिडिल और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को टारगेट, मतलब अपने नेता को भी झूठा साबित कर दो, दूसरे को भी झूठा साबित कर दो, उसके बाद कह दो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और फलाना ढिमाका, ये सारी बातें। और दूसरा, इन्होंने राष्ट्रपिता पे कहा, तो हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। अब जो माता का पिता अपने को मानता हो वो इस बात के ऊपर विचार कर ले, बस यही अंतर है। और इनके मुंह से एक और बात निकली कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 के नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिस पे विदेशी प्रभाव नहीं है। यह विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। अब इन्होंने कहा राज्य हारे, हम हारे, मगर जानते क्या अंतर है? कर्नाटका में हमारा आज भी वोट शेयर 36% है। जो हमारा, हम चुनाव हारे हैं मगर हमारा वोट परसेंटेज ऑल टाइम हाई है 75 साल का। और हम हिमाचल हारे हैं जहां हम 37,000 वोट कम है पूरी हिमाचल स्टेट में, जितने में यहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर आप जहां हारे हैं गुजरात में 32 ऐसी थी, 32 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो 47 से आज तक नहीं हारे थे, वोट परसेंटेज आधा रह गया। उत्तर प्रदेश में आज एक विधायक और एक सांसद, यानी
सुनिए, लगभग सभी सीटों पे जमानत जब्त। यानी आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है गांधी परिवार के गृह राज्य में कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो आप जहां हारे हैं वो बर्बादी का सबब लेके आए हैं हम, और इन्होंने कहा दक्षिण का द्वार बंद हो गया। अच्छा बताइए, कर्नाटक से पहले कांग्रेस की दक्षिण के कितने राज्यों में सरकार थी? बोलिए। पहले आप ये बताइए, दक्षिण के किस राज्य में सरकार थी? तेलंगाना में थी, आंध्र में थी, तमिलनाडु में थी, कहीं नहीं थी सरकार। मुझे जवाब चाहिए क्योंकि आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है। आपके शो पर ये बड़ी बात हुई है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपिता गलत है। अरे मैं कहता हूं सनातन राष्ट्र है। 5000 साल आपने बोला तो 1869 में हुए कोई उत्पन्न हुए व्यक्ति राष्ट्रपिता कैसे हो गए भाई? क्यों रहे? पानी पीजिए। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं ना, 5000 साल की सभ्यता थी ना। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ मैं बिल्कुल बताता हूं, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या? अरे सुनिए तो भाई, से मुंह डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की आपने बात। जवाब सवाल पूछा। ये है नाथूराम गोडसे की सोच। आप हड़बड़ा रहे हैं। बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नृत्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। जिसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए। चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है। शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं व्यापा। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी मैंने कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला। उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया। गांधी को आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं। एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी की बात पे पूछ रहे हैं। बहुत लंबा सुनिए मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? पूछिए। उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे बम फेंका गया था और जिसको लेकर बदलाव पावा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं और उनको छोड़ दिया गया। बोलिए कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? सुधांशु जी, गांधी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए। उनका काउंटर फिर आपके पास में। बोलिए गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है भाजपाइयों की, करवाया गया। क्योंकि असलियत यही है, आत्मा में। अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। सुधांशु जी जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? बड़ा कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता रखिए। भैया से बात कर रहे हैं तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी दी थी बताइए ना गांधी जी। कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद?
क्यों चुप है गृह मंत्री? कहाँ पाया गया? क्यों बताओ चुप है ना। रक्षा मंत्री? कहाँ पाया मैं गया? पूछना चाहती हूँ, कहाँ पाया एक गया? शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ, पूरा अब आपको भी लपेट लिया। पूरी तरह से साइलेंट। आपको, भैया। पूरी मैं बोलूंगी। प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था, 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ DRDO का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं, यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की टोह प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं, इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आंकते हैं, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। यहाँ पर जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं, सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप जी से लेके चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप विवेक को छोड़ता हूं कि उसका कोई पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, हाँ या नहीं तो बोलना है। कौन वो बुलाता है, कौन वो करता है? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप। राजनाथ जी को छोड़ दिए क्या? ये बताइए, छोड़िए। मैं एक बात कहता हूं, आप सीधी बात बताइए या ना। बताइए कहां संविधान में लिखा है, बताइए कहां लिखा है राष्ट्रपिता? बोलिए या ना, बोलिए ना, बताइए कहां लिखा है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस देश में राष्ट्रपिता मैंने तो जवाब दे दिया, गांधी को दी गई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए आप। सुभाष चंद्र बोस बाबू ने गलत कहा था राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को? क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? मैंने तो आपके पूरे प्रवचन में कुछ नहीं बोला। अब जवाब सुन ले, मुझे पता है। बोल नहीं पा रहे ना, जवाब देने दीजिए। आप जब बोलनी थी वो चुप थे। मैंने बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि मुझे पता है। अरे भाई, जब गांधी के आराध्य भगवान राम इसको अपनी माता मानते हैं, इस धरती को, तो आगे का प्रश्न मैं दर्शकों की विवेक पे छोड़ता हूं। बोस बाबू अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे बोस बाबू कितना सही माना हम जानते हैं। बोस बाबू, सुनिए, बोस बाबू की एक फोटो बताइए कभी कांग्रेस के अधिवेशन में देखिए तो बोलिएगा। आप बताइए, अभी बोलिएगा, कभी नहीं दिखाई पड़ता है। खिलाफ लिखा है कि मनो किताबें हैं। क्या तरीका है, बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। आप बताते हैं मुखबिरी। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब। और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए, लाला लाजपत राय को छोड़कर, जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो, और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट वो ले गए कि नौरंगी सियासते दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, और आके हम लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था। इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन किया? बात हो ही रही है तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो मौलाना आजाद, सर हम 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले गए। मुझे बार-बार वहीं ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लेके तो उतनी देर तो मुझे भी हक हो है ना। लेकिन मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मुद्दे से आप इनको रोकते भटकाने को, मुझे क्या रोक रहे हैं? नहीं, मैं ले गई ना राष्ट्रपिता। मेरा ये जवाब दोनों के लिए है। अरे राष्ट्रपिता का जो अपमान 200 साल गुलामी पहले इन्होंने यूज किया था, हमने नहीं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष से गांधी जी के आह्वान पर हुआ।
आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप वाले जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जलाल से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया जेल में रह के किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। अरे मैंने अंग्रेजों की गोली थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, और कोई प्रमाण? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कह रहा अंग्रेजों से लड़े थे ना। आप तो अंग्रेजों के लड़ाई की बात कह रहे थे ना। शर्मानी चाहिए। मैं वापस आता हूं, मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। आज के हालात पर आप ही के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा बाकायदा अभी 2 महीने पहले कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं 9.7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाख, 2,93,000। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा, और ये 9 साल में एक ऐसी चीज है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता था? मैं हवा में बात नहीं करूंगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा जाके देख लीजिए। पिछले महीने में बेरोजगारी की दर 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो उसने कहा कोविड के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। हवा में नहीं बोलूंगा जैसे लोग आके कह देते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खराब, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, मतलब जो सोना वोना गिरवी रखा गया था वो भी उसी में आ जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही, सरकार ने स्वरोजगार, रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगह प्रचुर मात्रा में अवसर क्रिएट करने का प्रयास किया, परंतु पिछले 2 वर्ष जो कोविड के कारण और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो परिस्थिति थी, इसीलिए मैंने पूछा है दुनिया में कोई एक देश बता दीजिए आज की डेट में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, विकास की दर हमसे ज्यादा हो, महंगाई की दर हमसे कम हो और बेरोजगारी की दर हमसे ज्यादा हो। सुधांशु जी, एक और चीज है, अब मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन कुछ चीजें पूछ रहा हूं आपसे। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि 2021 में फॉर वेरियस रीजंस और ऑब्वियस रीजंस है, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पर एनालिसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर सेंसस नहीं आएगा। 2021 के अनुसार 100 मिलियन था, अब 140 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। ये सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या दिक्कत है? 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है, अब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयावधि होगी उसमें सेंसस हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही चीजें डिले होती जा रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होती जा रही हैं? हाँ, मानी हुई बात है। वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तय करना था कि किस समय करना है और किस चीज को अधिक महत्व देना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फार्म्स लॉ हो, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। क्या ये एक फेलियर नहीं है? देखिए, हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया और बीच में चूंकि ये परिस्थितियां आ गई कोविड की, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, पर हमने तो एक्ट पारित कर दिया। मगर अब इस देश में सोचिए, संविधान की दुहाई देने वालों ने संसद के पारित विधेयक के खिलाफ राज्यों में विधेयक पारित किया, सरासर असंवैधानिक कार्य। और नागरिकता तो राज्य का विषय ही नहीं है, नागरिकता के ऊपर किया। और इससे ज्यादा मुझे पीड़ा इतनी ज्यादा हुई जिसकी कोई हद नहीं है कि आप ये बताइए, आप उन लोगों के बारे में सबूत मांगते थे जो परसिक्यूशन सह सह कर भारत आ रहे थे। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों के साथ क्या हो रहा था, इसके लिए इनको सबूत चाहिए था, परंतु उसके बाद कह रहे हैं कि साहब उनके लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड किया। मुझे लगता है कि कम से कम यह विषय सिर्फ राजनीति का नहीं, मानवीय संवेदना की परीक्षा का भी था, जिसमें विपक्ष बहुत गलत स्थिति में खड़ा हुआ नजर आया। सुप्रिया जी, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया हो, ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस सरकार ने ऐसा किया जो आपको लगता है कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसका मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है इसका जवाब, ऐसा नहीं है। अब इसका जवाब दूंगी। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का क्या जवाब मिला? सेंसस क्यों ना? सेंसस डिपार्टमेंट है। अरे भैया, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठे हैं। पहली बात यह है। आपने पूछा नौकरियां 2 साल से नहीं हुई है, वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में, सबको नौकरियां मिल गई। कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां करप्शन है? आज देश की यह स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री को अपने 90 वर्ष में 71,000
71,000 चिट्ठियां बांटनी पड़ रही है जो डाकिया घर लेके जाता था। ये नौकरी की स्थिति आ गई है, ये असलियत है इस देश में। आज अर्थव्यवस्था की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फरमानों के चलते 8.2% ग्रोथ की जीडीपी 4.1 पर कोरोना काल के पहले आप घसीट लाए थे। कोरोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं, 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पहले थी। लेकिन चलिए, एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, आपने सीए और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था, रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए, 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंढोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रही हूँ, काहे इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के लिए अभी देखिए इनके मुंह से क्या निकल गया। 45 साल की सब, मैं कह ही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते ना 45 साल से, देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%, महंगाई की दर 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए, देखिए अब हंसी वाली बात आप चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई अपना मोबाइल खोलिए अभी मैं कहता हूं, और देखिए 78 से लेके आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है, जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, रनिंग कमेटी कर रही हैं आप, बोलने दीजिए। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे, और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है। और मैं बताना चाहता हूं, वो 1 बिलियन से नीचे आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, और 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी की सरकार में। इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, भाई अगर सबके हाथ में मोबाइल है, और हम जब हमारी सरकार आई तो मोबाइल फैक्ट्री कितनी थी? 2, आज हैं 240। मगर कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा होगा। मैंने कहा आसमान से कोई जिन विन आके बना रहे हैं, उसमें कहीं कोई सृजित थोड़ी हो रहा है। इसीलिए इनसे ये जो कहने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे। IMF का डाटा फर्जी है, वर्ल्ड बैंक का डाटा फर्जी है, जो IMF की चीफ कहें क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, वो भी फर्जी है। मगर एक में अद्वितीय ज्ञान से संपन्न जो आविर्भाव हुआ है राहुल गांधी जी, जो जाके संपूर्ण जगत को ज्ञान देते हैं भिन्न भिन्न स्थानों से बैठ के, उनका डाटा सही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करिए कि इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर गांव में बिजली थी, हर गांव तक सड़क पहुंची थी, और दूसरा हर गांव पहुंच गई, ये भी कहता हूं, हर घर बिजली आ गई, सबके सिर पर छत आ गई, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई। बताइए, ये सारे वादे किए थे ना आपने। 1 मिनट, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अरे सुनिए तो, अरे भाई 1 मिनट पूरी बात करूं, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। 1 मिनट कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपके पास आऊं। देखिए कितनी भावावेश में पूछने लगी, ये हो गया कि नहीं वो हो गया। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं, आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं, मतलब बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, आप कह रहे हैं हम आके सब कर देंगे। किसी को कोट कर रही हूं, जनता ही बताएगी किसको कोट कर रही हूं। जैसे जैसे रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे।
आज मैंने इनसे एक सवाल पूछा, सीए एनआरसी लाए, आपको 3.5 साल हो गए, कानून क्यों नहीं बना रहे हो? देना था। किसान बिल आप क्यों लाए और आपने उसको क्यों वापस कर लिया? 750 किसानों ने 1.5 साल प्रदर्शन किया, 750 किसानों की शहादत हुई, क्यों होने दिया आपको? आप इतने असंवेदनशील क्यों? आपने एक वर्ड यूज किया था, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुआ निशांत जी, ध्यान भटक गया। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आधा लोग नहीं सुन पाए थे। कहते थे मित्रों न खाऊंगा न खाने दूंगा क्योंकि सब कुछ अडानी को खिला दूंगा, इसलिए वो सुन नहीं पाए थे लोग आधा मिस कर गए। अडानी के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लोक लाज, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी सरकार, और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। अडानी के बचाव में सारी सरकार कूदी पड़ी है। तो ये सवाल है और इन सवालों का जवाब मैं सुधांशु जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। एक मिनट मैम बताइए, क्या किससे सवाल है आपका? अरे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जवाब तो दे दो, योजना उसके बाद दे लाए। लीजिए। गांव में पहले गैस की नहीं थी, घर में औरतें जब खाना बनाएंगी, जब वो खाना बनाएंगी तो उनकी आंखों से आंसू आएगा, उनको धुआं लगेगा। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना हर गांव में, हर घर में, बिल्कुल ऐसे जगह भी मिल रही है। महिलाएं इतनी खुश है, इतनी सशक्त है, अपने परिवार को पाल रही हैं, बीमार कम हो रही हैं, उनकी हेल्थ की। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। बहुत काम किया धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, आप कहने बहुत, किसी का कोई सवाल है? सवाल बताइए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ओके, हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। बंगाल चुनाव में लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। उस विधवा लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाया, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहे, उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। और यही ठीक है, आपने बोला, ठीक है। सुधांशु जी, ये दोनों ये सवाल का जवाब और सुप्रिया जी का जवाब। देखिए, उन्होंने जो कहा बंगाल में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लागू नहीं, यही तो समस्या जो आपने बंगाल का उदाहरण बताया। दूसरा जो आपने कहा कश्मीरी पंडितों को, तो राज्य मंत्री ने बताया था कि अभी तक कश्मीरी पंडितों को 6000 ही जॉब मिल पाए हैं और सरकार उसको और आगे बढ़ने के लिए चल रही। परंतु इतना जरूर है कि अब किसी की यह औकात नहीं है कि घाटी में यह लिख दे कि छोड़ के चले जाओ और यहां छोड़ के चले आओ। अब वो दौर बदल गया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा रुपया गिर रहा है। अरे मैडम, किस जमाने में आप अटक गई? अरे अब रुपए में ट्रेड हो रहा है रूबल के साथ। बताइए, आपके जमाने में कोई बड़ा देश रुपए में ट्रेड करता हो तो बताइए। रूस ही नहीं कर रहा है, जर्मनी से भी बात हो रही है, 34 देशों से वार्ता हो रही है और 7 देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इस समय रूस से आ रहा है, जो रुपए को रूबल में चेंज कर रहा है। ये डॉलर में ही अटके पड़े हैं। क्या बताएं, उस जमाने के पड़े हुए जब डॉलर ही सब कुछ हुआ करता था। अब एक और बात इन्होंने कहा, अडानी की बात। आपको पता है अडानी को सबसे बड़ा पावर पिछले 6-7 महीने में कहां मिला है? राजस्थान में, और सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई है। क्यों दी गई है? अब आप बताइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? और जानते कितने? 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़, 11,000 करोड़ रुपए का माइंस भी दे दी गई हैं। अब सुनिए, महाविकास अघाड़ी की सरकार तो चली गई, कोई बात नहीं। पोर्ट का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा कहां मिला है? केरल में, वो भी अडानी को दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, और अभी तो कोर्ट ने भी बोल दिया, सेबी ने भी बोल दिया कि क्या सही गलत था, और फिर भी आपको लगता है गलत है, तो अपने राज्य सरकार से कहिए हटाएं। क्यों अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे हुए थे? क्यों? यही तो बात है, यहां आके चिल्लाना है और धीरे से इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाना है। यह दोहरा चरित्र जो है, उसी कारण से सारी की सारी समस्या हो रही है। और एक और बात कह दूं, कांग्रेस को हमेशा परेशानी भारतीय कंपनियों से रही है। एक बार कभी बताएं किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई मोर्चा खोला हो? विदेशी कंपनी के डिफेंस में जब कांग्रेस की पहली सरकार गई देश से, तो कोका कोला को हमने बाहर किया था, जब जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए, ये याद करिए, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस त्रासदी, उसके अब पूरी बात विदेशी कंपनी थी, उसका एंडरसन को जहाज में, फिर विदेशी कंपनी आई बोफोर्स, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई हॉविट्जर, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई अगस्ता वेस्टलैंड, उसका बचाव किया, फिर चाहे वो विदेशी बीबीसी हो या हिंडनबर्ग हो, हमेशा विदेशी के साथ खड़े। मुझे इसका जवाब चाहिए कि हर बार किसी विदेशी कंपनी के ही आप पक्ष में खड़े नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल यह है कि जब भी अडानी का जिक्र होता है, तो चाहे बात राजस्थान की हो या केरल की हो, कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है। क्या ये बात सही है? आपको कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है अडानी पर? मैं राजस्थान और केरल की बात कर रहा हूं। आ रही है। खैर,
राजस्थान और केरल की बात कर रहा हूं। पूर्वक तथ्य जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, और आपका भी सवाल मुझे बहुत लाजमी नहीं लग रहा है, पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो मैडम जी ने बोला। अच्छा, अब इसका सबको जवाब नहीं गैस देंगे। अरे रुकिए, पहले जनता की बात सुननी चाहिए, थोड़ा आप लोग भी सुनने की आदत डालिए, सिर्फ अपने मन की बात थोपते रहते हैं। अरे आपने शुरू किया था, अडानी के सवाल आपने पूछा, देखिए इसे कहते हैं बैकफुट पे गई, नहीं बोल रही, बैकफुट पे गई। अडानी पर तो आपकी ऐसी कलई खोली की आप अरे कर गए। 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बताइए ना बैकफुट पे क्यों जा रही है? ठीक है सुधांशु जी प्लीज। हाँ 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है मैडम, पता नहीं कितने लोग भरवा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मंत्रालय का आंकड़ा है। 4.5 करोड़ लोग, आधे उज्ज्वला के लोग पहला सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। एक बार जो भरकर मिल गया उसके बाद रीफिल नहीं करा पा रहे हैं। 1200 का सिलेंडर है, 400 का मिलता था, 90 का सरसों का तेल था, 220 का है। आटे पर जीएसटी भी इस सरकार ने लगा दिया है। ये हाल किया इस सरकार ने, पकौड़ा तलने की हिदायत देते थे ना, गैस 1200 और तेल 220 का कर दिया। छोड़िए इसको, बोलते बोलते बड़ी बात बोल गए, डॉलर पर मुझे खींचने की कोशिश करते। आज भी हमारा 86% ग्लोबल ट्रेड आज की तारीख में, आज का डेटा में डॉलर में होता है। इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत रहे। लेकिन बोलते बोलते क्या बोल रहे, सबसे ज्यादा तेल रशिया से आ रहा है, रशिया से सस्ता तेल आ रहा है। हमारे पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, ये बताइए पहले। एक बार भी हमारा पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है? वो तो जस का तस बना हुआ है, सस्ता तेल आ रहा है, पैसा ऐड कर सरकार अपने पास रख रही है। क्यों रख रही है भाई? उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही भ्रमित और झूठ फैलाने का काम जो ये करते हैं किया। इन्होंने कहा सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। नहीं महानुभाव, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा हमने कभी भी अडानी की कोई भी जांच नहीं करी है। इनके वित्त मंत्रालय ने सदन में कहा 2021 में की है, तो सेबी या वित्त मंत्रालय एक तो झूठ बोल रहा है। अब आप डिसाइड करिए कौन झूठ बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस था रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर से कहा है एफपीआईज का पैसा किसका है, इस पर संशय है और जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो 13 फॉरेन फंड्स अडानी के हैं, उसके हेड हमें संशय है कि वो अडानी के परिवार के लोग हैं, जो वेब ऑफ शेल कंपनीज की बात करते हैं। जब वो पैसे पर सवाल उठा रहे हैं, एंड मनी पर, तो वो 20,000 करोड़ है, किसके पूछ रहे हैं? दुनिया को भ्रमित करने का काम मत कीजिए, झूठ ऐसा मत बोला करिए, बार बार पकड़ लिए जाते हैं आप अडानी पर। और अडानी पर आपने राजस्थान, केरल और फलाने जगहों पे सवाल उठाया। फलाना हो गया। अरे सुनिए, अभी बताते हैं। फलाना हो गया, आगे सुनिए। अरे सुनिए ना, फलाना मतलब छत्तीसगढ़ फलाना हो गया, राजस्थान फलाना हो नाटक गया। कंपनी में थे क्या पहले? थोड़ी आप कर रही है ना, फलाना हो गया। अब इनकी बात सुनिए आप, केरला और जो इन्होंने राजस्थान की बातें करी। आप L1 बिडर बनने दीजिए ना अडानी को, हर जगह जैसे ईमानदारी से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एसेट बड़े बड़े लिए, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें डलवाई, वो एसेट एनसीएलटी पर गए, वहां पर बैंकों ने 60 से 70% हेयर कट लिया और एक प्लेट में सजाकर वो एसेट अडानी जी के पास पहुंच गया। ऐसे एसेट की एक लिस्ट है, पूरी सूची है जो छपी है, जो एसेट इन्होंने अडानी को पहुंचाए। हम बैकफुट पर नजर आते हैं। बैकफुट पर तो ये अडानी के ऐसे नजर आए कि अडानी की जब फोटो दिखा दी गई मोदी जी के साथ संसद में, तो मोदी जी इतना सकपका गए कि गले सूखने लगा, पानी पीने लगे। 2 घंटा 40 मिनट इस देश का प्रधानमंत्री 2 सदनों में बोलता है और अडानी का नाम नहीं ले पाता है जब अडानी पर जेपीसी की मांग होती है। ये आपकी नैतिकता है, आप अडानी पर पाठ पढ़ाएंगे। राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट मिले कांग्रेस की सरकार के L1 दौरान, बिडर बन के मिले। L1 अब मैं एक मिनट बिडर। कहता हूं, राजस्थान में तो L1 बिडर है, और देखिए कैसा फंस गई अपने इसमें। एक तरफ कह रही इलीगल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इलीगल इन्वेस्टमेंट माने को इनकी सरकार ने L1 बिडर बना रखा है, और यही की पार्टी दिल्ली में बैठ के कहती है कि वो गलत है, कैंसिल नहीं कर रही है। गजब है भाई, नहीं होगा। मतलब गजब है कि साफ साफ कह रही है कि सारा पैसा संदिग्ध है, ये मुझे भी पता है, मगर अशोक गहलोत को लगता है वो L1 है। बोलिए, बोलिए ना। अडानी के प्रवक्ता है क्या? अरे आप प्रवक्ता बन रही है ना, आप अडानी के प्रवक्ता बन रही है भाई। ये अब तो मैं सही बात मानिए, आपके यहाँ इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बिडर कैसे हो गया? अरे भाई मुझे, अच्छा चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बिडर आपके यहाँ कैसे हो गया? आपने एक सवाल रेज किया है, उसका जवाब एक वाक्य बोलने के उसका जवाब दे। इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बिडर कैसे? L1 बिडर को लेकर सवाल खड़ा किया। इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बिडर कैसे? तेल आ रहा है तो हमारा पेट्रोल डीजल का दाम क्यों कम हो रहा है, ये बताइए। बताता हूं, इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल तुरंत घटाएंगे। जब हिमाचल में सरकार आई, 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया। हमने क्या किया? क्यों बढ़ाया क्या भाई? कर रहे हैं नहीं बताएंगे। उसका कारण यह है
अरे इसका 9 कारण ये- साल से आपने डाका डाला है अच्छा- मध्यम वर्ग की जेब पर। मैम आपने किसी का लोगों को- जवाब सुन लीजिए ना एक चलिए भाई, बार। अडानी मैं के सबसे प्रवक्ता का कहता जवाब क्यों सुनूंगी? हूँ भाजपा सब के अपने प्रवक्ता अपने हो तो मोबाइल तेल में का खोल जवाब के दे रहे हैं, मैम, सुन देखें। लीजिए। हमारी अडानी के प्रवक्ता सरकार आने जवाब से देंगे पहले क्या? जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज भी उतना नहीं पहुंचा है और अब 400 ममता रुपए की बात कर सब्सिडी रहे का हैं। था। क्या हो गया सब्सिडी का सिर्फ सिलेंडर मिलता था हाँ, 400 रुपए बौखलाहट का। ऐसी हो गई। भाई, क्या आप बोल बोलती रहे मैं हैं? डिस्टर्ब नहीं करता प्लीज, ये बहुत गलत बात है, आप बीच में डिस्टर्ब कर आप गुस्सा क्यों हो रहे? पानी अरे पीजिए। भाई पानी का सुप्रिया जी, आप उनको बोलने लगातार दीजिए। डिस्टर्ब कर रही प्रधान जी है। बताइए, हाँ। नहीं, आप लगातार डिस्टर्ब कर रही तो आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आप मैंने बिना कर रहे हैं, मैं पाप कर रही हूं। चलिए छोड़िए उस अभी बात खोलिए को। जनवरी 2014 आप देखिए पहले मुझे बताइए, देखिए खोलिए आप खोलिए अडानी के प्रवक्ता खोलिए, आप हैं देखिए या भाग्य। भाजपा के? अरे मैं एलपीजी गैस की बात आप कर रहा अडानी के प्रवक्ता या भाजपा के? अच्छा, ये बताइए। पहले बताइए, अडानी के प्रवक्ता या भाजपा के? हूं। हम तो ये भाजपा बताइए। के हैं, मगर एलवन कैसे हो गया बताइए। भाजपा के प्रधान जी, मेरे पास प्रवक्ता हैं। बहुत- एलवन में कोई अडानी जांच के सुप्रिया जी, नहीं प्रवक्ता होती है। मेरे पास समय अरे कम है, सुनिए, जल्दी से बताइए, हाँ। एलवन कैसे हो गया आप बताइए। करिए। अच्छा एलवन किसने करवा दिया बताइए। एलवन फिटिंग में होता है, ये आपको नहीं पता है? आपको नहीं मतलब पता उसकी ये जांच बात? नहीं होती है, मतलब आपके साथ में स्मगलर एलवन हो जाएगा। सुधांशु जाएगा जी, ना? अडानी के हो प्रवक्ता जाएगा ना? भाजपा के? अरे मैं आपसे पूछ अरे रहा हूं ना। अडानी के है कि भाजपा अरे के? भाई अरे अडानी बता को दीजिए। सबसे ज्यादा अरे प्रोजेक्ट अडानी आप के दे है कि रहे हैं। भाजपा के? 60,000 अडानी करोड़ के रुपए कि का भाजपा प्रोजेक्ट के? दे रहे हैं। अडानी अरे के कि काहे दिया भाजपा था? के? कैंसिल क्यों नहीं कर अडानी के कि भाजपा जब के? चोर है तो कैंसिल प्रवक्ता काहे कहाँ नहीं के? अडानी हम के तो कि भाजपा के हैं ना। अरे नहीं, मगर आप अडानी सुनिए, के प्रवक्ता इन्वेस्टमेंट तो आप अंदर आप कर रहे हैं ना अडानी के पीछे से। प्रवक्ता हैं। जनता 60,000 समझ करोड़ गई रुपए है। अंदर कर रहे जोरदार हैं। तालियां हो जाए यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ यहाँ कर रहा है तो पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब प्रधानमंत्री अडानी की नौकरी Thank कर you, रहा है thank तो you, प्रवक्ता भी अडानी का ही होगा। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ एलवन मैं- कैसे हो जाता है। प्रधानमंत्री मैं इसको अडानी- वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए एक मिनट जवाब- एक मिनट अडानी से बड़ा प्रोजेक्ट, आपसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने दिया हो तो अडानी बोलिए। के नाम पर इतना अरे बौखला बोलिए क्यों है? ना। अडानी के बोलिए नाम ना। पर इतना बौखला क्यों अरे है? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ अडानी आप के सबसे नाम ज्यादा पर उनको बौखला दे रहे क्यों गए? हैं। अच्छा कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री मोदी मैं- जब अडानी की कैंसिल क्यों नौकरी नहीं कर कर रहे? रहे मुझे हैं, जो प्रवक्ता जवाब क्या चाहिए करेंगे? था कि आखिर 9 वर्ष में अच्छा, क्या क्या विदेशी हुआ, कंपनी में नहीं बताया, मैं विदेशी 5 कंपनी। पॉइंटर जवाब ये जानना चाह रहा था क्या क्या हुआ, 5 पॉइंटर ये जानना चाह रहा था क्या क्या नहीं हुआ, उसको लेकर सवाल जवाब शुरू हुए और चले गए हम कहा बताइए, जवाब नहीं दे 1947 पर, अडानी पर। लेकिन ये बहस जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। थैंक यू वेरी मच।